राम मंदिर पहले लोगों हर एक इंसान के शरीर को मंदिर समझें, तब राम मंदिर बनवाएं तो अच्छी बात है। किस लिए तो और सोशल मीडिया जो विपक्ष में दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे निगरानी के लिए भी अब सरकार आगे आ रही है। सोशल मीडिया पे निगरानी तो उन लोगों की होगी ना जो सच बोल रहे हैं। सही नहीं, इतनी नफरत तो केवल वही मैंने जैसे पहले भी उदाहरण दिया, केवल जर्मनी में थी जब हिटलर था, वहाँ पे यहूदियों के लिए इतनी नफरत। वैसे ही आज इस देश में उसी तरह से एक प्रोपेगेंडा के तहत लोगों के दिमाग में नफरत घुसाई जा रही है। पब्लिक तो कहती है कि राहुल गांधी को हटा के किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाया जाए। मेरे ख्याल से राहुल गांधी के खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा लगा है और बीजेपी केवल प्रोपेगेंडा की पार्टी है। तो आपका केवल कांग्रेस पे क्यों आप लोग टारगेट करते हैं इतना कांग्रेस को? अभी तो फिलहाल कांग्रेस से ही बात कर रहे हैं, तो किस पे टारगेट करेंगे? नहीं मतलब वो लोग भी ख़त्म नहीं करे आरक्षण तो ख़त्म होना चाहिए बिल्कुल। तोड़ेंगे इसको तोड़ने के लिए हमें हमें लोगों को बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि जात क्या है, जात धर्म के बारे में, धर्म में। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आज हम मऊ के बारे में बात करेंगे, मऊ के विकास के बारे में बात करेंगे और तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसकी पहचान जिस वजह से मऊ की होती है। उस पहचान से बात करने के लिए आज हमारे पास हैं, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह करके ये कहूँगा कि मऊ को जिसके नाम से दुनिया जानती है, विकास पुरुष, आज हम उन्हीं की बेटी के साथ में हैं। और अब जो कांग्रेस की नीति थी और रीति थी, उसको कैसे आगे बढ़ाना है कल्पनाथ राय के बाद, जो ये पूरा पूर्वांचल है कहीं न कहीं कल्पनाथ राय के विकास के दावों और वादों और उनके द्वारा पूरे किए गए सपनों को लेकर के था, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में आज भी है। हम उस मऊ की बात करेंगे और उस व्यक्ति, उस शख्सियत की जो बेटी आज यहाँ मौजूद है मऊ में। अब ये अपनी लगभग पढ़ाई पूरी करके और कांग्रेस की राजनीति करने के लिए आ गई हैं मऊ में, और हम इनसे जानेंगे कि सबसे पहले इन्होंने क्या कुछ अपनी तैयारी की। ये पहले अपने बारे में आप हमको बताएं। मेरा नाम वैष्णवी है और मैं कल्पनाथ राय की सबसे छोटी बेटी हूँ। मैंने मार्टर डे कॉन्वेंट दिल्ली से अपनी स्कूलिंग की। मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है कारगी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। मैंने मास्टर्स किया है। हम लोग एक हैं, हम सब टूट रहे हैं। ये देश एक सिविल वॉर की एकदम बॉर्डर पर खड़ा है कि आप एक माचिस की तिल्ली बस फेंक दीजिए और पूरे देश में आग लग जाएगी। इतनी बुरी स्थिति है। इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं? इसके पीछे बीजेपी जिम्मेदार है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं बीजेपी जिम्मेदार है पूरी तरीके से? क्योंकि जितने भी जवान लोग इनको मैं जानती हूँ दिल्ली में, जिनके मन में पहले कभी किसी माइनॉरिटी के लिए नफरत नहीं था, किसी के लिए कोई हीन भावना नहीं थी, आज उनके मन में इतना जहर भर दिया गया है कि वो तक गलत बातें सोचते हैं माइनॉरिटीज़ के बारे में, जैसे कि वो गलत लोग हैं। इतनी नफरत किसी के लिए सही नहीं। इतनी नफरत तो केवल वही मैंने जैसे पहले भी उदाहरण दिया, केवल जर्मनी में थी जब हिटलर था, वहाँ पे यहूदियों के लिए इतनी नफरत। वैसे ही आज इस देश में उसी तरह से एक प्रोपेगेंडा के तहत लोगों के दिमाग में नफरत घुसाई जा रही है। मैं ये लोगों को याद दिला दूँ कि हम कोई मुग़ल और मराठा के समय में नहीं हैं। हमारा देश एक है। यहाँ पे कोई लड़ाई मुसलमान और हिंदू की नहीं है। हम सब एक हैं और लोग ये भूल गए। हम इतिहास की लड़ाइयों को तो इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानती हैं? मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविजन चैनल, समाचार पत्र, पॉलिटिशियंस? बीजेपी और उनकी खरीदी हुई मीडिया, वो मीडिया चैनल्स जो दिन रात लोगों को एक प्रोपेगेंडा पढ़ाते रहते हैं। उनका एक उद्देश्य है सच्चाई पेश करना नहीं, पर जो बीजेपी की विचारधारा है वो उनके दिमाग में किसी को बार बार सुनाओ, बार बार एक ही चीज़ सुनाओ तो उसके दिमाग में वो फिट हो जाती है। बस वही चीज़। सोशल मीडिया कहाँ तक सही है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी जिम्मेदार है इस देश को तोड़ने के लिए। अभी तो सोशल मीडिया पे भी निगरानी होगी, जो अगर आपके कहने के अनुसार अगर मीडिया और सरकार जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए, तो सोशल मीडिया जो विपक्ष में दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे निगरानी के लिए भी अब सरकार आगे आ रही है। सोशल मीडिया पे निगरानी तो उन लोगों की होगी ना जो सच बोल रहे हैं। उनको फेक बता दिया जाएगा। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मैंने बीजेपी को बोला
तो मेरे को फेक बता दिया जाएगा। कैसे इसको कैसे अब तो लड़ाई एक तरीके की है, सोशल मीडिया, पॉलिटिशियंस और जो विपक्ष है उसके बीच पूरी लड़ाई, राजनीति का जो पॉलिटिक्स है वो आ गया। आने वाला चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, तो इन सब पे कैसे आप सबको कैसे कैलकुलेट करेंगी, कैसे जनता के बीच में आप इसको ट्रांसप्लांट कर पाएंगी, जनता को कैसे समझाएंगी? मुझे बस घर घर जाके लोगों को याद दिलाना है कि कांग्रेस क्या है, उसने इस देश के लिए क्या किया है, और कांग्रेस की विचारधारा, मुझे लोगों के दिलों में कांग्रेस की विचारधारा उतारनी है। जो बीजेपी ने लोगों के अंदर जहर बोया है ना, मुझे वहाँ पे कांग्रेस की विचारधारा का फूल खिलाना है ताकि उस फूल की महक से वो जो जहरीली गंदगी है लोगों के दिलों में। कांग्रेस इतनी पीछे चली गई, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं या दूसरे दल मजबूत हो गए? मेरे ख्याल से जो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कांग्रेस को लेके 2009 से ही जो चल रहा है प्रोपेगेंडा, बीजेपी की पूरी मीडिया टीम लग के कांग्रेस को पूरा एक तरह से डिफेम किया गया कांग्रेस को। कांग्रेस का लोगों में जो था क्रेज़ वो ख़त्म हो गया। कांग्रेस, अब मुझे यही उपाय लगता है कि हमें कांग्रेस का जो विज़न है, जो कांग्रेस का कोर विज़न है, वो लोगों घर घर तक जाके पहुंचाना। पब्लिक तो कहती है कि राहुल गांधी को हटा के किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाया जाए। मेरे ख्याल से राहुल गांधी के खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा लगा है और बीजेपी केवल प्रोपेगेंडा की पार्टी है। प्रोपेगेंडा फॉर एग्जांपल, मऊ में सारी लाइट्स जो ब्रिज पे लगी हुई हैं वो कांग्रेस ने लगवाई, ठीक है। जब बीजेपी आई, मतलब मैं लखनऊ से लेकर मऊ तक देख लूँ, पूरे यूपी में लाइटें तो कांग्रेस ने लगवाई हैं, बाकी पार्टीज़ ने। या मऊ में देखिए कांग्रेस ने लगवाई है ना ब्रिज पे लाइट, इन लोगों ने पाइप बांध दी है एक लाइट वाली, तो लोगों को लग रहा है कि अरे वाह कोई नई तरह की लाइट आई है। तो ये तो धोखा है ना, कोई नई तरह की लाइट थोड़ी ना है, वो तो दिवाली की लाइट है जिसको बांध दिया। सोनिया गांधी को विदेशी लेडी लोग कहते हैं, और वो विदेशी लेडी तो पूरी तरह से इस देश के कल्चर को अपना लिए हैं, और बीजेपी के लोग तो पूरी तरह से इस देश के कल्चर को अपना भी नहीं पा रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि हमारा देश एक है, हमारे देश में सारे धर्म और समुदाय के लोग हैं। उनको जो वो हिंदू करते हैं, उनको हिंदुइज्म का भी नहीं पता, उन्हें हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता नहीं। वो तो राम को बेचते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती है राम को बेचने से पहले। मनमोहन सिंह को लोगों ने कहा कि वो बिल्कुल चुप रहते हैं और कांग्रेस को ढूंढते हैं। ये लोग जो भी वो लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपसे इन लोगों के बारे में कहूँ कि एक हिंदू होने के नाते मैं विष्णु की भक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ। मेरा नाम वैष्णवी इसलिए नहीं क्योंकि मैं वैष्णव हूँ, पर मैं खुद से कृष्ण को राम को पसंद करती हूँ। मैं इन लोगों के बारे में बताऊंगी। एक हिंदू होकर मुझे शर्म आती है क्योंकि इन्होंने हमारे धर्म को बदनाम कर दिया। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो बहुत उसमें खुले विचार का है, सबको लेके साथ में चलता है। इतने समय से हिंदू धर्म में तो क्या केवल बीजेपी पूरी करने दीजिए, हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं हुआ। ये लोग हमें कहते हैं हिंदू खतरे में। दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, अभी तक खत्म हुआ कि आगे खत्म हो जाएगा? इस धर्म की महिमा इतनी है और ये लोग इस धर्म को इतना छोटा बताते हैं कि वो खत्म हो जाएगा। हिंदू लोगों को गुस्सा आना चाहिए कि ये हमारे इतने महान धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ये राम को बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली काफ़ी दिनों रही, तो जो केजरीवाल हैं केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो उसका विरोध कर रही है। बीजेपी ने तो मनोज तिवारी को खड़ा कर दिया, वो क्या दिल्ली संभालेगा? एक IITN के सामने एक बेबी बियर पी के नाचे ताड़ी जैसे लिरिक्स जो लिखता है आदमी, उसको खड़ा कर दिया। मतलब एक ऐसा आदमी जो कह रहा है बेबी बियर पी के नाचे लगी चमक चमक चम, तो दिल्ली में लड़कियों की सुरक्षा करेगा। जो गाना बनाता है कि बगल वाली जान मारेगी, वो दिल्ली में लड़कियों की सुरक्षा करेगा, वो है इस लायक? मतलब फिर तो ये होगा ना कि दिल्ली में जो लड़की चल रही है तो बगल में कोई भी बस वाला बैठ के बोले बगल वाली जान मारेगी। ऐसे आदमी को जब खड़ा किया तो अच्छा, क्या करेगी? मतलब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आपके भी मुख्यमंत्री हैं, उनसे किस तरीके की उम्मीद है? मेरे ख्याल से नफरत की राजनीति जो लोग करें, मुझे उनसे किसी बात की कोई उम्मीद नहीं। यहाँ तो बाहुबली भी हैं, तो उनके जो समर्थक हैं कहीं ना कहीं, जो कभी कल्पनाथ राय के साथ हुआ करते थे, वो मुख्तार अंसारी के साथ चले गए, तो उनको कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि अब चुनाव करीब आ रहे हैं।
पास तो केवल एक देखिए यूपी में राजनीति करने के लिए 3C चाहिए, जो कि बहुत गलत है। कैश, क्राइम, कास्ट, जो इस देश के संविधान के खिलाफ है। मेरे पास उन तीनों में से कुछ भी नहीं है, मेरे पास बस वी है, नहीं तो संविधान में भी तो इन सबको अलग अलग करके समानता का अधिकार देता है, लेकिन उसके नहीं उसके ये कहा है क्या संविधान कि आप सबको कास्ट के नाम पे राजनीति करें? ये कहा है संविधान? नहीं, संविधान कहता है समानता का अधिकार है, लेकिन आरक्षण दे देता है। आरक्षण समानता का अधिकार सबको है, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ध्यान से पढ़ें तो आरक्षण को 10 सालों में खत्म होना था। तो क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस की ही तो सरकार थी। क्योंकि पॉलिटिक्स की लोगों ने वो सब क्या हुआ, मंडल कमीशन और ये सब, वो तो कांग्रेस नहीं, जो 10 साल के लिए आरक्षण था तो उस समय कांग्रेस यहाँ थी, कांग्रेस बहुत दिनों तक थी, राज किया इस देश पे। फिर ये चीज़ें खत्म क्यों नहीं हुई? कांग्रेस ने कभी जात की राजनीति नहीं की। अगर कांग्रेस जात की राजनीति करती तो मऊ से कभी पापा को टिकट नहीं देती। आरक्षण को क्या कहेंगे? आरक्षण तो पूरा दिमाग की तरीके से हो गया। आरक्षण पर ये लोग भी तो नहीं खत्म कर रहे। सरकारी सिस्टम को ही तो खत्म कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हाँ, तो मतलब आरक्षण तो ये लोग भी सरकारी खत्म सिस्टम नहीं कर रहे रहेगा, हैं। आरक्षण तो होगा। आपका केवल कांग्रेस पे क्यों आप लोग टारगेट करते हैं कांग्रेस को? अभी तो फिलहाल कांग्रेस से ही बात कर रहे हैं, तो किस पे टारगेट करेंगे? नहीं मतलब वो लोग भी खत्म नहीं कर रहे आरक्षण तो खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बिल्कुल खत्म होना चाहिए। 2022 का चुनाव आ रहा है, तो आपके मन में बहुत सारे क्रेडिबिलिटी होगी, बहुत सारा नया नवाचार करने की आपके दिमाग में चल भी रहा होगा कि आप चुनाव में जाएंगे और जनता को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगी। तो जनता को कैसे अपनी तरफ उठाएंगी, जबकि अब कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो कांग्रेस से बिल्कुल काफ़ी दूर, मीलों दूर खड़ी हुई है। जो कभी कांग्रेस के होते थे आज सब कांग्रेस का साथ छोड़ दिए। अंत में सबको कांग्रेस पे ही आना, के पास ही आना होगा, क्योंकि जब इस देश में नौकरी नहीं रहेगी, सड़क नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, तो ना आपकी जात के नेता आपके पास आएंगे, ना आपके धर्म के नेता आपके पास आएंगे आपका घर बनवाने के लिए, आपको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। वो संस्कार कांग्रेस के हैं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के पास ही आना। एक आखिरी सवाल, पूरे पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति कहीं ना कहीं से इस तरीके से अपनी पैठ बना चुकी है कि अब उसको ख़त्म करना लगता है असंभव सा है, क्योंकि हर कोई यहाँ आने वाला जात की ही बात करता है और जात की ही राजनीति की बात करता है। तो इस पूरे जातीय कास्टेज में ग्लैमर को कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ने के लिए हमें लोगों को बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि जात क्या है, जात धर्म के बारे में, धर्म में हिंदू धर्म में जात के बारे में क्या लिखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत चीज़ें लिखनी है। हिंदू धर्म तो कहता है कि वर्ण व्यवस्था की बात करता है। वर्ण व्यवस्था और जात तो बहुत अलग है। वर्ण व्यवस्था और जात तो बहुत अलग है। आप मुझे बताइए ब्राह्मण कौन होता है? जो विद्वान इंसान ब्राह्मण। पैदाइश से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ना ही कोई पैदाइश से शूद्र होता है। इंसान के कर्म उसका वर्ण तय करता है। अगर कोई ब्राह्मण है और उसको उपनिषद वेद का ज्ञान नहीं, तो वो ब्राह्मण नहीं है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। वो पॉलिटिशियन की पॉलिटिक्स कास्टेज में है। कैसे इसको तोड़ेंगे? लोगों को पढ़ा के, लोगों को सिखा के कि असल में है क्या, और आपको धोखा दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से हिंदू धर्म को वापस से लोगों के दिलों में बैठाना, हिंदू धर्म असल में है क्या, ये बीजेपी और ये जितनी भी जातिवाद वाली पार्टियां हैं, इन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ये चाहती हूँ कि राम मंदिर पहले लोगों, हर एक इंसान के शरीर को मंदिर समझे, तब राम मंदिर बनवाए तो अच्छी है। कृष्ण मंदिर की भी बात हो रही है, मथुरा में जो मस्जिद है बगल में, उसको मतलब कृष्ण जी की महिमा को इतना छोटा कर दिया कि ये लोग उनके लिए मंदिर बनवाए। कृष्ण जी तो मेरे दिल में रहते हैं, आपके दिल में रहते हैं, उनको मंदिर की क्या जरूरत? उनके लिए ये तो राजनीति है ना, कृष्ण जी के नाम। कुल मिला करके जो यूपी की पॉलिटिक्स है, जो देश की पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं एक जातीय घेरे में नज़र आई है। और जो ये नज़र आई है, जो कल्पना चाय की बेटी है, इसको कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में तोड़ने का पूरी तरीके से काम करेंगे।